कहने लगी, गुरुजी आपने जो कुछ बताया है वो बिल्कुल सही है। मैंने आज लाल रंग का अंडरवेयर पहना है और मेरी नाफ के नीचे 2-3 हफ्तों से एक फोड़े का उभार सा निकल आया है। मैं शर्म के मारे किसी को नहीं बताती। आप वाकई देवता शिव जी के भगत हैं। प्लीज मुझे कुछ और भी बताइए। मेरी नाफ के नीचे जो फोड़ा बन रहा है उसका देवता शिव जी से पूछकर कोई इलाज बताइए। अब तो डांस करते हुए मुझे जहाँ दर्द भी होने लगा है, आप जरा देखें। मीनाक्षी ने किसी किस्म की शर्म हया महसूस किए बगैर साड़ी का पल्लू परे हटाया और पेट पर साड़ी को नाफ से भी नीचे तक ली गई। मैंने देखा कि उसकी नाफ से काफी नीचे बाएं जानिब एक सुर्खे माइल उभार सा बना हुआ था। उस वक्त मैं हवाई मखलूक चंद्रिका की हवाई ताकत का मजीद कायल हो गया। मैंने उंगली से सुर्ख उभार को छुआ तो मीनाक्षी के मुंह से हल्की सी आवाज निकली, जैसे उसे दर्द महसूस हुआ हो। मैंने कहा, साड़ी ऊपर कर लो। उसने जल्दी से साड़ी ऊपर कर ली और आजिज़ाना अंदाज में कहने लगी, प्लीज इसका कोई इलाज कर दें। ये फोड़ा बन गया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो शर्म के मारे जीते जी मर जाऊंगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, मैं शिव जी से बात करूंगा, वो जरूर तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज बता देंगे। मीनाक्षी की खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए। वो साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए बोली, अगर मैं बीमार हो गई तो मैं भारत की मशहूर डांसर कैसे बन सकूंगी? शिवजी महाराज को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर कहना कि वो मुझ पर कृपा कर दें और मुझे ठीक कर दें। मैंने मीनाक्षी को तसल्ली देते हुए कहा, देवता शिवजी महाराज को मैं तुम्हारी प्रार्थना पहुंचा दूंगा और उनसे तुम्हारी बीमारी का कोई उपाय भी जरूर पूछूंगा। तुम बेफिक्र रहो। अभी तक मैंने उसे अपने साथ लगा रखा था। मैंने उसे अलग करना चाहा तो वो खुद मुझसे लिपट गई और मेरे सीने पर सर रख कर बोली, मेरे गुरुदेव, मुझे अपने से अलग न करो। मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मैंने फौरन अपने आप को संभाला, उसे अपने आप से अलग किया और कहा, मीनाक्षी, तुम्हारी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिवजी महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब वो और मैं दोनों हिंदी में बोलने लगे थे। मुझे अचानक याद आ गया कि चंद्रिका ने मीनाक्षी पर अपना असर कायम करने के लिए मुझे ये भी कहा था कि जिस रात तुम उसे मिलने जाओगे उससे पहली रात को मैं उसके ख्वाब में आऊंगी और ये बात कहूंगी। मुझे चंद्रिका की वो बात भी याद आ गई। दूसरे रोज इस बात को जाहिर करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने मीनाक्षी की पीठ पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा, और हाँ, मैं एक बात तुम्हें कहनी भूल गया था। ये बताओ कि कल रात तुम्हारे ख्वाब में दुर्गा माता आई थी? मीनाक्षी के हल्क से मारे हैरत की हल्की सी चीख निकली। वो बेख्तियार होकर बोली, मेरे गुरुदेव, तुम तो अंतर्यामी हो। तुमको तो मेरे अंदर बाहर का, मेरे सोते जागते का सारा हाल मालूम है। फिर उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और परेशान होकर कहने लगी, हाँ, दुर्गा मैया रात मेरे ख्वाब में आई थी। उसने एक ऐसी बात मुझे कह दी है कि जिससे मैं सारी रात परेशान रही हूँ और इस परेशानी में सारा दिन घर में बैठी रही। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दुर्गा माता ने यही कहा था ना कि मीनाक्षी, तुम्हारा अगला जन्म लोमड़ी के रूप में होगा। फरते अकीदत से मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसके होंठ कपकपाने लगे थे। बोली, हाँ, दुर्गा मैया ने यही कहा। ये माता ने क्यों कहा? गुरुजी, भगवान के वास्ते शिव जी से कहिए कि मेरा अगला जन्म लोमड़ी के रूप में ना हो। मैं सारी उम्र आत क्यों भागी रहूंगी। मेरा ये तीर भी ठीक निशाने पर बैठा था। मैंने उसे हौसला दिया और कहा, शांत रहो मीनाक्षी, तुम्हारा अगला जन्म लोमड़ी के रूप में नहीं होगा। मैं शिव जी महाराज से कहकर तुम्हारे सारे पाप धुलवा दूंगा। मीनाक्षी कुर्सी से नीचे उतरकर मेरे पांव पर गिर पड़ी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर उठाकर दूसरी कुर्सी पर बिठाया। वो मेरे हाथों को बार बार चूम कर अपनी आंखों से लगा रही थी। इस छोटे से कमरे में अब मेरी नजर सामने वाली दीवार की तरफ गई तो मैंने देखा कि वहां दीवार में एक शेल्फ बना हुआ था जिसमें हर किस्म की शराब की बोतलें और शीशे के किस्म किस्म के गिलास पड़े थे। आगे एक छोटा सा काउंटर भी बना हुआ था। साराबाई डांस सेंटर की रेना लेनी देवी ने ऊंचे तबके के अय्याश और मालदार ऊँटों की अय्याशियों का सारा इंतजाम वहां कर रखा था। वैसे भारत में शराब आम थी और ऊंची सोसाइटी के तकरीबन हर घर में मौजूद रहती थी। इतने में दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। मीनाक्षी जल्दी से मुझसे अलग होकर अपनी साड़ी, ब्लाउज और बाल ठीक करने लगे। मैं पीछे हट गया। उसने अंग्रेजी में पूछा, कौन? दूसरी तरफ से रेना लेनी की आवाज आई, क्या स्वामी जी महाराज अंदर हैं? अभी रेना लेनी देवी ने मेरा कोई शुभदा नहीं देखा था, लेकिन वो मेरी बातों से ही बेहद मुतासिर हो गई थी। मीनाक्षी ने कहा, आ जाए अंदर मैडम, स्वामी महाराज अंदर ही हैं। उस वक्त मीनाक्षी ने मेरे आगे अपना हाथ खोल दिया था। रेना लेनी मुस्कुराती हुई हमारे करीब आ गई। मीनाक्षी ने कहा, मैं स्वामी जी को अपने हाथ की रेखाएं दिखा रही थी। रेना लेनी देवी भी कुर्सी खींचकर मेरे करीब आ गई और अपनी हथेली खोलकर मेरे आगे करती हुई बोली, प्लीज स्वामी महाराज, मेरा हाथ भी देखें। मुझे खाद भी हाथ की रेखाएं देखने नहीं आती थी। उस वक्त चंद्रिका भी मेरे पास नहीं थी क्योंकि मुझे उसके जिस्म और लिबास से उठने वाली लोबान की खुशबू नहीं आ रही थी। मैंने रेना लेनी को टालते हुए कहा, मैडम तुम्हारा हाथ फिर कभी देखेंगे। रेना लेनी ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी तुम्हारा दोस्त आया हुआ है। फिर हंस पड़ी। मीनाक्षी ने पूछा, वो चंद्रकांत? मैं चौकन्ना हो गया। ये वही चंद्रकांत था जिसके बारे में चंद्रिका ने मुझे बताया था कि मीनाक्षी उससे नफरत करती है, मगर यूं ही उसे बेवकूफ बनाने के लिए उसके साथ प्यार का खेल खेल रही है।
रेनालेनी देवी हंसती हुई बाहर चली गई। मीनाक्षी के चेहरे पर चंद्रकांत के नाम सुनकर नागवारी के जो तासुरात उभरे थे वो अभी तक बरकरार थे। मैंने उससे पूछा, मीनाक्षी अगर तुम चंद्रकांत से नफरत करती हो तो फिर उसके साथ झूठी मोहब्बत का इजहार क्यों करती हो? मीनाक्षी आखिर फैशनेबल मॉडर्न तबके की लड़की थी और उसमें ऊंची सोसाइटी की तकरीबन सभी खामियां मौजूद थीं। मुझसे भी असल हकीकत छुपाने लगी। बोली, नहीं स्वामी जी, उससे नफरत नहीं करती, बस वो मुझे पसंद नहीं है। मैंने उसका एक और राज तश्तसबाम करते हुए कहा, अगर तुम उससे नफरत नहीं करती हो तो फिर तुमने अपनी जो एक खुफिया डायरी बना रखी है उसमें ये क्यों लिखा था कि मैं चंद्रकांत से नफरत करती हूँ और उसके साथ प्रेम का ड्रामा कर रही हो? मीनाक्षी पर हैरत का एक और हमला हुआ। वो आंखें खोले मेरा मुंह तकती रही। मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, मुझे तो ये भी मालूम है कि तुमने अपनी खुफिया डायरी का नाम प्रेम ग्रंथ रखा हुआ है। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जिस इंसान के इतने खुफिया राज मैं खोल कर उसके सामने बयान कर दूंगा तो क्या वो मेरा मुती और मेरा मुरीद नहीं होगा? मीनाक्षी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो एक बार फिर मेरे कदमों पर गिर पड़ी। मैं उसे उठाने लगा तो वो मुझसे लिपट गई। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग किया और कहा, चलो दूसरे कमरे में चले, लोग क्या कहेंगे? मीनाक्षी ने अंग्रेजी में कहा, मैं लोगों की क्या परवाह करती हूँ? मेरे स्वामी जी, मेरे गुरुदेव मेरे साथ बैठे हैं, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की और क्या बात होगी? मगर मैं उसे अपने साथ दूसरे कमरे यानी हॉल में ले आया। वहां लड़कियां रक्स के तोड़ों पर पांव थिरका रही थीं। सोफे पर रेनालेनी के साथ एक मोटी तोंद वाला नौजवान बैठा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी मगर पेट ज्यादा उम्र के आदमियों की तरह बाहर निकला हुआ था। मीनाक्षी ने आहिस्ता से कहा, यही कमबख्त चंद्रकांत है। मैं रेनालेनी के पास जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने चंद्रकांत के साथ मेरा बड़े जबरदस्त अल्फाज में तारुफ कराया और उसे बताया कि मैं जैन मत का बहुत बड़ा वरदान हूँ और स्वामी महावीर वर्धना का भक्त हूँ और अमेरिका में फिर 7 साल पढ़ता रहा। मेरे अमेरिका में 6-7 बरस तक पढ़ने वाली बात ने चंद्रकांत को ज्यादा मुतासिर किया। वो मुझसे अमेरिका के बारे में बातें पूछने लगा। मालूम होता था पहली फ्लाइट में अमेरिका जाकर किसी कॉलेज में दाखिल होना चाहता है मगर उसे वीजा नहीं मिल रहा था। फिर उसने मीनाक्षी की तरफ देखा और कहा, मीना जी, मैं तो आधे घंटे से तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठा, तुम स्वामी जी को अंदर हाथ दिखा रही थी। मीनाक्षी ने तुनक कर कहा, तो मैं क्या करूं, तुम मुझे बता कर आए थे। चंद्रकांत खामोश हो गया। लगता था उसे उस बात का ताज्जुब हो रहा है कि आज अचानक मीनाक्षी इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही है। कुछ देर देवी रेनालेनी के पास बैठे रहने के बाद मैं जाने लगा तो मीनाक्षी भी जल्दी से उठ खड़ी हुई। कहने लगी, स्वामी जी, मैं आपको आपके होटल ड्रॉप कर दूंगी। मैं उसके साथ साराबाई डांस सेंटर से बाहर आ गया। बाहर उसकी कीमती गाड़ी एक तरफ खड़ी थी। ये गाड़ी उसके बाप और रॉ के चीफ और मेरे टारगेट जीडी पांडे की थी। मैं खुद भी यही चाहता था कि मीनाक्षी मुझे छोड़ने मेरे होटल तक आए, क्योंकि मैंने अपने कमांडो स्पाइंग मिशन का पहला मरहला पूरा कर लिया था और अब मुझे अपने असल टारगेट यानी मीनाक्षी के बाप तक रसाई हासिल करनी थी। इसका भरपूर एतमाद हासिल करना था और इसके लिए मीनाक्षी से बात करनी और उसे इस्तेमाल में लाना बहुत जरूरी था। मीनाक्षी मेरी जबरदस्त मुते हो चुकी थी। अब मैं चाहता था कि इताअत गुजारी और अकीदत का यही जज्बा उसके बाप जीडी पांडे के अंदर भी पैदा करूं और उसके बाद रॉ के अहमदाबाद वाले हेड ऑफिस की सीक्रेट मिलिट्री सर्विस की फाइलों के खुफिया राज अपने कब्जे में करना शुरू करूं। यही मेरा असल मिशन था। गाड़ी मीनाक्षी खुद ड्राइव कर रही थी। शहर की कुशादा सड़कों पर खूब रोशनी हो रही थी। दूर नजदीक शहर की ऊंची नीची इमारतों में भी रोशनियां झिलमिला रही थीं। मीनाक्षी अगर अपने बाप से मेरा तारुफ एक पहुंचे हुए जैनी भगत के रूप में करवाती है तो उसका उसके बाप पर इतना असर नहीं पड़ सकता था जितना असर इस तरह पड़ता कि अगर मुझे मीनाक्षी के बाप की भी 2 एक खुफिया बातें मालूम होती। इस बारे में सिर्फ चंद्रिका ही मेरी मदद कर सकती थी। गाड़ी ट्राइडेंट होटल के अहाते में दाखिल हुई तो मीनाक्षी ने कहा, स्वामी जी, तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर क्यों नहीं चलते? खाना हमारे साथ खाना, मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाऊंगी, वो भी बड़े जैनी भगत हैं। मैंने कहा, मैं उसकी जरूरत नहीं समझता मीनाक्षी, तुम्हारे पास तो मैं खुद चल कर आया था और सिर्फ इसलिए कि शिव जी ने मुझे ख्वाब में तुम्हारी शक्ल दिखा दी थी और तुम्हारे बारे में सारी राज की बातें बता दी और तुम्हारी शक्ल ख्वाब में देखकर ही मुझे अच्छी लगने लगी। तुम्हारे साथ तो प्रेम मोहब्बत वाला मामला है। तुम्हारे पिताजी से मिलकर मैं क्या करूंगा, तुम घर जाओ। मीनाक्षी गाड़ी में से मेरे साथ ही बाहर निकल आई। कहने लगी, स्वामी जी, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ जाऊंगी। मीनाक्षी मेरे साथ होटल के कमरे में आ गई। मैं उसे अपने कमरे में लाना नहीं चाहता था। इसकी वजह साफ जाहिर थी कि मैंने उसको अपना जितना मुती और मुरीद बना लिया था उसका मोर्चा मैंने फतह कर लिया था। अब मुझे असल मोर्चे को फतह करना था। कमरे में आकर वो सोफे पर मेरे करीब होकर बैठ गई। वो जो कुछ मुझसे चाहती थी मुझे अच्छी तरह मालूम था, मगर मैं वो कुछ नहीं चाहता था। मैं जो उससे चाहता था वो उसे मालूम नहीं था। मैंने होटल सर्विस को फ़ोन करके कॉफ़ी मंगवा ली। हम कॉफ़ी पीते हुए बातें करने लगे। मीनाक्षी मुझसे अपनी ज़िंदगी के आने वाले हालात के बारे में हर किस्म के सवाल पूछ रही थी जिनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे तो उसकी ज़िंदगी के बारे में सिर्फ इतना ही मालूम था जितना मुझे चंद्रिका ने बताया था।
मैंने तंग आकर उससे कहा, मीनाक्षी, तुम अपनी जीवन रेखा के बारे में जो कुछ मुझसे पूछ रही हो मुझे बताने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मुझसे हर किस्म के सवाल मत पूछो। हाँ, इतना ज़रूर वादा करता हूँ कि जितनी मुझे इजाज़त मिलती रहेगी उतना उतना मैं तुम्हें बताता रहूँगा। वो बोली, मगर स्वामी जी, आप तो वापस दिल्ली चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी? मेरा जहाँ कौन होगा जो मुझे सारी बातें बताएगा? मैंने कुछ सोच कर कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, अभी मुझे अहमदाबाद में काफ़ी दिन ठहरना है, कई मंदिरों की यात्रा करनी है। हो सकता है मुझे महावीर का चिल्ला भी काटना पड़े, जिसमें कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे। मैंने अहमदाबाद में अपने तवील क़याम के लिए ज़मीन हमवार करनी शुरू कर दी थी। वो कुछ मुतमईन हो गई। फिर अचानक उसने अपनी साड़ी पेट से नीचे करते हुए कहा, स्वामी जी, प्लीज़ शिव भगवान की कोई मंत्र पढ़कर मेरे फोड़े वाले उपहार पर फूंक दें, मैं अच्छी हो जाऊं। मैंने दरवाजे की तरफ देख कर कहा, मीनाक्षी, प्लीज़ साड़ी ऊपर कर लो, सर्विस बॉय आ गया तो वो क्या सोचेगा। मैं शिव भगवान से तुम्हारे रोग का इलाज ज़रूर पूछूंगा, वादा करता हूँ। मीनाक्षी ने साड़ी ऊपर कर ली। उसके बाद जिद करने लगी कि मैं उसके साथ उसके घर जाऊं और खाना उसके साथ खाऊं। मैं तुम्हें पिताजी से भी मिलवाऊंगी, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो खुद जैन धर्म के बड़े विद्वान हैं, तुमसे मिलकर बड़े खुश होंगे। मैंने अपने दिल में कहा कि भोली लड़की, मेरा असल टारगेट तो तुम्हारा बाप ही है, तुम्हारे बाप को मैं इसी तरह नहीं मिलूंगा। मैंने मीनाक्षी से कहा, आज नहीं, फिर किसी रोज तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा, तुम्हारे पिताजी से भी मिलूंगा, तुम मुझे अपने घर का फ़ोन नंबर दे दो। मीनाक्षी ने पर्स में से छोटी सी डायरी निकालकर उसके वर्क पर कोई टेलीफोन नंबर लिखा, वर्क फाड़कर मुझे दे दिया। ये मेरे बेडरूम में लगे हुए टेलीफोन का खास नंबर है, अगर मैं न हूं तो आप जो पैगाम देंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा। आपके कमरे का नंबर मैंने लिख लिया है, मैं अब चलती हूँ, कल फ़ोन करूँगी। अंग्रेजी में बात करते वक्त तो आप जनाब के अल्फाज नहीं आते, मगर मीनाक्षी जब हिंदी में मुझसे बात करती थी, कभी मुझे आप कहकर और कभी तुम कहकर मुखातिब करती। ये बात उसके दिल की जज्बाती कैफियत की अक्कासी करते थे। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं उसे छोड़ने दरवाजे तक आया। दरवाज़ा खोलने से पहले वो मेरे कदमों में छुप गई, मेरे पाँव छुए, फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर चूमे, सीने से लगाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैंने दरवाज़ा बंद करके गहरा सांस लिया और सोफे पर आकर अपने आप को गिरा दिया। मुझे भूख महसूस हो रही थी। मैंने सर्विस को फ़ोन करके कहा कि एक वेजिटेरियन खाना ऊपर भिजवा दो। खाना खाने के बाद मैंने कॉफ़ी पी और घड़ी पर वक्त देखा, रात के 9 बज रहे थे। मैंने उसी वक्त फ़ोन सर्विस को कॉल करके कहा कि मुझे टेलीफोन की डायरेक्ट लाइन दी जाए। फ़ोन सर्विस वालों ने मुझे एक नंबर बताया कि ये नंबर 2 बार घुमाए, टेलीफोन डायरेक्ट हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया, फ़ोन की लाइन डायरेक्ट हो गई। मैंने करीम भाई का खुफिया नंबर डायल किया, 2 बार घंटी बजी, फिर करीम भाई ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। मैंने कोड अल्फाज में अपना नाम बताया और अपनी मुहिम के बारे में उसे खुशखबरी सुनाई कि मैंने पहला मोर्चा फतह कर लिया है, अब असल टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। करीम भाई ने गैर जज्बाती आवाज़ में बड़े सुकून के साथ कोड अल्फाज में ही जवाब दिया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है और बार बार फ़ोन न करूँ, फ़ोन सिर्फ अशद ज़रूरत के वक्त करूँ। करीम भाई ने फ़ोन बंद कर दिया। हम कोड अल्फाज में बात कर रहे थे। अगर कोई दूसरा आदमी हमारा फ़ोन सुन भी लेता तो वो यही समझता कि हम अहमदाबाद में चल रही हिंदुस्तानी फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी करीम भाई ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोहतात रहने और कम से कम फ़ोन पर बात करने की हिदायत की थी और मैंने उसकी हिदायत पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया था। मैं उसके बाद अपने कमरे में ही रहा। मेरे पास होटल में मज़ीद एक रोज़ क़याम करने के पैसे थे। मैंने सोच लिया था कि कल करीम भाई से किसी वक्त मुलाकात करके उससे मज़ीद कुछ रकम लूँगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि रॉ सीक्रेट एजेंसी के चीफ तक मुकम्मल तौर पर रसाई हासिल करने में अभी मज़ीद 4-6 दिन लग जाएंगे और मुझे होटल में ही उतने दिन ठहरना पड़ेगा। रात के 11 बजे तक मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहा, अंग्रेज़ी अखबार का मुताला करता रहा। असल में मुझे हवाई मखलूक चंद्रिका का इंतज़ार था। मैं उससे रॉ के चीफ मिस्टर पांडे की ज़िंदगी के कुछ खुफिया राज मालूम करना चाहता था। रात के 12 बज गए मगर चंद्रिका ना आई। मैं समझ गया कि उसे मीनाक्षी के साथ मेरा बेतकल्लुफ़ होना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो नहीं आ रही। ज़रूर वो मुझसे नाराज़ है। मैं परेशान होने लगा क्योंकि चंद्रिका से मुलाकात बड़ी ज़रूरी थी। मिस्टर पांडे पर अपना एतमाद जमाने के लिए उसकी ज़िंदगी के 2 एक खुफिया राज मालूम करने बहुत ज़रूरी थे। उसके बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं उठा सकता था। मैंने 2 एक बार कमरे की फ़ज़ा सूंघने की कोशिश की मगर चंद्रिका के जिस्म से उठने वाली लोबान की खुशबू का दूर दूर तक निशान नहीं मिल रहा था। मेरी बेचैनी में इजाफा होने लगा। मैं बिस्तर से उठकर सोफे पर आकर बैठ गया। मेज़ पर रखी शीशे की सुराही में से पानी निकाल कर पिया। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप ही जल रहा था जिसकी रोशनी बड़ी ख्वाब जैसी थी। मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ में चंद्रिका को मुखातिब करके कहा, चंद्रिका, अगर तुम्हें मेरा मीनाक्षी के साथ बेतकल्लुफ़ होना बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दो। तुम खुद भी मेरे दिल का हाल जानती हो।
आखिर मैं जवान आदमी हूँ, किसी कमजोर जज्बाती लम्हे की गिरफ्त में आकर मैंने उसे अपने साथ लगा लिया था, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उससे प्रेम करने लगा हूँ।